वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नेक्स्ट बिग बिजनेसेस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अभी एक सही समय है पैसा लगाने का, और दूसरी चीज जो हम समझेंगे कि क्या नए बड़े फैक्टर्स हैं, द नेक्स्ट बिग थिंग टू वॉच आउट इन द रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या नए बिजनेसेस है जिसके अंदर रिलायंस जा सकता है, या फिर उनकी प्लानिंग क्या चल रही है, सारी चीजों पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चैनल है ये हम दो चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर चलाते हैं, और इससे आपका जो बेसिकली हमारा जो मेन मोटो है वो बेसिकली आपकी वेल्थ क्रिएशन है। और वेल्थ क्रिएशन से पहले आपकी एजुकेशन, आपको जो एनालिसिस करने में आपको हेल्प हो, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अब यहाँ पे जो एक नेक्स्ट बिग थिंग में जो बिग बिजनेस में आने वाला है वो है फिनेंशियल सर्विसेज। फिनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या क्या हो गया, जो बेसिकली आप समझते हैं कि एनबीएफसी वाला बिजनेस हो गया, या फिर तरह तरह के जो भी बिजनेसेस होते हैं वो फिनेंशियल सर्विसेज के अंदर अपन बात करेंगे। अब इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्या क्या प्लानिंग है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास अभी 3 एंटिटीज है, 3 सब्सिडरीज है, जिनके मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहले पहला है जियो पेमेंट बैंक्स, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स है ना, जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसे का वैसा जियो पेमेंट बैंक्स है। ठीक है। दूसरा है रिलायंस रिटेल फाइनेंस, ये बहुत ही खतरनाक एंटिटी। और तीसरा है जियो इंफॉर्मेशन सॉल्यूशंस, ये भी एक अच्छी एंटिटी है। अब इन तीनों एंटिटी से मिलकर कुछ ना कुछ नया बिजनेस हो रहा है, और वो यहाँ पे कैसे आने वाले समय में एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जियो पेमेंट बैंक्स। देखो, अभी जियो पेमेंट बैंक्स बेसिकली कुछ नहीं है। जियो पेमेंट बैंक्स का मतलब क्या होता है, एक जो पेमेंट बैंक होता है आरबीआई के रूल के मुताबिक बेसिकली कुछ नहीं, एक ऐसा अकाउंट होता है जो केवल पैसे ले सकता है, पैसे लोन पे नहीं दे सकता है। बेसिकली उसका अदर का जो वर्क होता है वो बेसिकली होता है मर्चेंट ऑफरिंग्स, या फिर ना अदर जो सर्विसेज दे सकता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह। डेबिट कार्ड का काम कर सकता है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकता है, और अदर सर्विसेज दे सकता है, यानी कि लोन वगैरह दिलाने में, या फिर अदर आपके जो बेसिकली ऑटोमेटेड एक्सपेंसेस को भरने के लिए काम में ले सकते हैं। तो पेमेंट बैंक्स की क्या क्या हिस्ट्री रही है, आरबीआई ने रूल निकाला था, बहुत सारे पेमेंट बैंक्स लॉस मेकिंग है इंडिया में। केवल और केवल 2 पेमेंट बैंक्स है, आई थिंक शायद जियो पेमेंट बैंक्स भी एक लॉस मेकिंग बिजनेस है। बट यहाँ पे आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है, वो है कि यहाँ पे जो जियो पेमेंट बैंक्स है उसका कन्वर्जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर हो जाता है, आरबीआई के भी रूल के मुताबिक जब 3 साल ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाते हैं तो उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वहां से वो लोन देना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। तो ये एक यहाँ पे अच्छी चीज होगी, ये जो हमने को ट्रैक करनी कि कोई भी इंडिया में पेमेंट बैंक, इंडिया में अभी 2 पेमेंट बैंक बहुत ज्यादा चलित में है। एक तो पेटीएम का पेमेंट बैंक है, दूसरा इंडिया का पोस्ट पे जो है इंडियन पोस्ट का पेमेंट बैंक है वो है, और तीसरा है एयरटेल का पेमेंट बैंक। तो इन तीनों को अपने को देखना है, इनमें अगर कोई भी पेमेंट बैंक अगर एसएफबी में कन्वर्ट करवाने के लिए अप्लाई करता है तो ये रिलायंस के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज होगी, क्योंकि रिलायंस भी मतलब उस तरीके की चीजें कर पाएगा। ठीक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब आप समझ लीजिए कि जो भी आपके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या फिर तरह तरह के जो बिजनेसेस है ना, काइंड ऑफ बिजनेस में आ सकता है। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी बैंक में कन्वर्ट कराया जा सकता है, बट रिलायंस बीइंग अ कॉर्पोरेट हाउस, अभी तक आरबीआई के रूल्स वहां पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस यानी टाटा, अंबानी, अडानी बैंक्स नहीं खोल सकते हैं। इसमें एक आरबीआई की एक रिसर्च पेपर और डिस्कशन पेपर जरूर आया था, एक प्रपोजल आया था आरबीआई के पास, बट उस प्रपोजल पे अभी तक आरबीआई ने कोई रूल नहीं बनाया है। चलिए, दूसरा यहाँ पे एक जो अनदर बिजनेस है जियो इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशंस। जियो इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशंस बेसिकली कुछ नहीं है, एक अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस है जो आरबीआई द्वारा निकाला गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ अकाउंट एग्रीगेटर का काम क्या होगा। अकाउंट एग्रीगेटर बेसिकली क्या करेगा, जो आप कस्टमर्स हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन सेव करेगा। ठीक है। और जिनको आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि जीरोदा या फिर पेटीएम मनी या फिर आपका एलआईसी वगैरह, उनको इंफॉर्मेशन देगा। अब आप एक सिंपल सी चीज समझो, जो यहाँ पे यूपीआई ने पेमेंट्स के साथ किया था ना, जैसे यूपीआई ने पेमेंट्स एकदम से आसान बना दिया था, वैसे ही अब यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर का इतना पोटेंशियल है कि वो आपके बेसिकली इस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत इजी बना देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आज आप म्यूचुअल फंड खोलने गए, ठीक है। जैसे अभी पहले अपन पैसे देने के लिए बहुत सारी चीजें डालते थे, है ना, बैंक अकाउंट नंबर डालते थे, आईएफएससी वगैरह डालते थे, आज अपन सीधा फोन नंबर डाला, आपका काम हो गया। वैसे ही आने वाले समय में अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू क्या हो सकता है कि यहाँ पे जैसे ही आप अपना नंबर या फिर पैन कार्ड या फिर एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर, फॉर एग्जांपल आधार नंबर डालोगे किसी भी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल आप पॉलिसी बाजार पे गए पॉलिसी बाय करने, आप केवल अपना नंबर डालिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, आपको सीधा यहाँ पे पॉलिसी का पेमेंट करना है। दैट विल गोइंग टू वर्क फॉर अकाउंट एग्रीगेटर। तो अकाउंट एग्रीगेटर के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अप्लाई किया है, कुछ बैंक्स ने भी अप्लाई किया है। इवन जो नितिन कामत है, जीरोदा के जो फाउंडर है, वो भी काफी ज्यादा इस पे पॉजिटिव है कि अकाउंट एग्रीगेटर इज द बिग थिंग, जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत बड़ा यहाँ पे बूम
प्लेटफॉर्म दे सकती है। चलिए, तो ये 2 एंटिटी हो गई। उसके बाद जो एक एंटिटी है वो है रिलायंस रिटेल फाइनेंस। ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। रिलायंस रिटेल फाइनेंस एक एनबीएफसी है। बेसिकली वो क्या करने वाली है, वो क्या कर रही है, तो बेसिकली आपको मैं समझाता हूँ। देखो, रिलायंस रिटेल इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, जिसमें लगभग लगभग उसके 150 मिलियन कस्टमर है, 15 करोड़ कस्टमर्स है। इसमें लगभग 64 करोड़ लोग हर साल यहाँ पे विजिट करते हैं। फिर अगर आप देखोगे तो इनके पास दो बड़ी एंटिटीज है जो ई कॉमर्स के अंदर आ चुकी है, वो है जियो और जियो मार्ट हो गया और आजियो हो गया। फिर इनका जियो किराना वाला जो एक है, जो बेसिकली B2B प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग छोटे छोटे किराना वालों को यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज है। कुल मिला के मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, रिलायंस के पास बहुत बड़ा कंज्यूमर का डेटा है, बहुत ज्यादा कंज्यूमर वहां पे विजिट करते हैं। ठीक है, तो उनके पास कस्टमर्स भी है, उनके पास नेटवर्क भी है, उनके पास डेटा भी है। इससे वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली लेंडिंग बिजनेस में घुस सकते हैं, कंज्यूमर लेंडिंग बिजनेस में। कंज्यूमर लोन्स, कंज्यूमर लेंडिंग बिजनेस यानी वही बिजनेस हुआ जिसमें बजाज फाइनेंस यहाँ पे लीडर है, अराउंड 70% मार्केट शेयर है। फॉर एग्जाम्पल, कल को आप जियो मार्ट पे गए, आपको कुछ भी खरीदना है, उसके लिए कोई भी ईएमआई ट्रांजेक्शन करना पड़ा, तो वो हो सकता है रिलायंस रिटेल फाइनेंस से यहाँ पे काम कर जाएगा। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे जीरो ईएमआई से कैसे पैसा बनाया जाता है, कंपनी कैसे बनाती है, कि हाउ जीरो इंटरेस्ट जो जीरो कॉस्ट ईएमआई वर्क्स, तो उसका एक आई बटन पे दबा के आप वीडियो देख लीजिएगा। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, हाउ जीरो कॉस्ट ईएमआई वर्क्स। ठीक है, तो इस पे बेसिकली हमने बात करी थी। तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है। और इस पे एक और अभी रिलायंस ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, जब रिलायंस के जो जियो फोन्स निकाले थे, जो आपको बोला था ना कि ईएमआई पे आप भर दे, ईएमआई पे खरीद लीजिए, तो बेसिकली जो ईएमआई ट्रांजेक्शन किया गया था ना, वो बेसिकली रिलायंस रिटेल फाइनेंस के थ्रू यहाँ पे रूट किया गया था। तो इससे इन सारी चीजों से अपने को पता पड़ रहा है कि रिलायंस बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज्यादा चीजें कर रहा है। तो ये सारी चीज हो गई। इसके अलावा आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या क्या बड़े ट्रिगर पॉइंट्स होंगे, तो वो अपन देख लेते हैं। देखो, सभी को बिजनेस तो लगभग लगभग पता है, ठीक है। अब अपन ट्रिगर पॉइंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होंगे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो लिस्टिंग ऑफ जो मैच्योर्ड बिजनेसेस। कुछ रिपोर्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहती है कि दे एक्सपेक्ट 2022 या फिर 23 में रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल लिस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली रिटेल और टेलीकॉम की जब लिस्टिंग होगी तो एक सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट होगी। जस्ट लाइक अडानी एंटरप्राइजेस में हुई थी, जब 2015-16 के आसपास उन्होंने सारे बिजनेसेस को अपना लिस्ट करना स्टार्ट किया था। रिसेंटली अडानी विलमार जैसे लिस्ट किया जा रहा है, वो एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे होल्डिंग कंपनी से जब बिजनेस डीमर्ज किया जाता है, तो ये मतलब सब्सिडरी का जब आईपीओ आता है, तो कैसे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी दोनों को फायदा होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें जो रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू एनर्जी वाला बिजनेस है, वो कैसे यहाँ पे काम करता है। जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज तरह तरह की न्यू एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी फोकस्ड कंपनीज में पैसा लगा रही है और इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसमें वो ज्यादा चीजें देखनी रहेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो अपने को देखनी है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली एक बहुत कॉस्ट चीप बेसिकली अल्टरनेटिव फ्यूल है, जिसमें आपने को यहाँ पे बहुत बड़ी चीज देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। इवन गौतम अडानी इज ऑल्सो बुलिश ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन। तो उसका भी एक हमने हमारे ट्विटर थ्रेड पे हमने एक आर्टिकल शेयर किया है, तो वो आप देख सकते हैं। और ये पूरा पूरा जो हम लोग ने ऑलरेडी लिख दिया था, आप हमें ट्विटर पे जरूर फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, रिलायंस का सुपर ऐप लॉन्च। ठीक है, रिलायंस भी बाकी सभी कंपनीज के जैसे सुपर ऐप लॉन्च के लिए काम कर रहा है। अभी हाईएस्ट तो जो सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है वो है टाटा चल रहा है। इसके अलावा इंडिया में दो सुपर ऐप है, नीडलेस टू से, एक तो पेटीएम का खुद का ऐप है, उसमें सारी चीज़ें जो एक सुपर ऐप में होनी चाहिए। तीसरा जो अभी एक है वो है बेसिकली बजाज फाइनेंस का खुद का कंज्यूमर ऐप। अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें जितने भी उन्होंने स्टार्टअप एक्वायर किए, कभी कभी वो एआई का स्टार्टअप एक्वायर करते, कभी कभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का करते, कभी किसी और चीज का करते, ये स्टार्टअप्स कैसे काम करने वाले हैं, इनमें आने वाले चीजों में क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे रिलायंस ने थोड़े टाइम पहले एक ऑनलाइन मेडिकल कंपनी को खरीदा था। ठीक है, तो वो कैसे कैसे उनके बिजनेस चलेंगे आने वाले समय में, उनसे कैसे यहाँ पे वैल्यू क्रिएट होगा, या फिर उनकी स्ट्रेंथ को कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस को बढ़ाने में वो करता है, वो अपने को देखना रहेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़े टाइम बाद एक नया सेगमेंट भी आने लग जाए, स्टार्टअप सेगमेंट या फिर कुछ इनोवेटिव सेगमेंट करके। जैसे अभी 3-4 सेगमेंट है, तो रिलायंस ने सारे जो इन्वेस्टमेंट किए बेसिकली जियो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू किए। ठीक है, उसके बाद सक्सेशन प्लानिंग। मुकेश अंबानी आप सभी को पता है काफी ज्यादा एज्ड आदमी हो चुके हैं, एंड आने वाले समय में अभी बहुत सारी न्यूज भी आ रही थी कि उनकी सक्सेशन प्लानिंग के लिए बहुत सारी बातें चल रही। तो कैसे वो सक्सेशन प्लानिंग होती है और वो स्मूथली होती है या नहीं होती है, किसी तरह के यहाँ पे कोई बेसिकली
इश्यूज अगर आते हैं सक्सेशन प्लानिंग में, मतलब आपस में जब इनके जो फैमिली में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर यहाँ पे एक वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की चीज़ों को यहाँ पे वो करेंगे। और इसी के साथ अपन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की भी बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और टेली सॉल्यूशंस जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एसएमई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें एक बहुत ही शानदार रिलेशन है। रिलेशन क्या है? देखो, टेली के अंदर एक लार्जेस्ट शेयर होल्डर है भक्ति मोदी करके लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। वो जो है वो किनकी बेटी है? वो मनोज मोदी जी की बेटी है। मनोज मोदी जी बेसिकली रिलायंस में जो मुकेश अंबानी है उनके एकदम राइट हैंड है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिलायंस के सीईओ हैं मनोज मोदी, ठीक है। और अभी भक्ति मोदी की जो शादी हुई थी ना, वो तेजस गोयनका से हुई थी, जो टेली सॉल्यूशंस के एमडी है और उनके फाउंडर, टेली सॉल्यूशंस के फाउंडर के बेटे भी है। तो काइंड ऑफ आई एम टेलिंग यू जस्ट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द रिलायंस इंडस्ट्रीज की कितना ज़्यादा उन लोग ने अपने आप को एज अ जाइंट, रिलायंस इज अ नॉट अ कंपनी, नॉट अ इंडस्ट्री, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इकोनॉमी ओनली, ठीक है। और आने वाले समय में जो भी आप बिजनेस सोचोगे ना, वो सारे के सारे रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर गौतम अडानी इस बिजनेस में आ जाएंगे। आप नाम लो, जो बिजनेस बूम कर रहा है सब में वो लोग घुस रहे हैं। रिसेंटली अभी सरकार ने क्या किया था, एक दिन पहले उन्होंने बोला कि हम ड्रोन पे बैन लगा रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ ड्रोन पे। नेक्स्ट डे रिलायंस ने अनाउंस कर दिया हम ड्रोन बिजनेस में घुसेंगे। काइंड ऑफ थिंग, मतलब आप समझिए उनके पास पैसों की तो कमी है नहीं, ना ही लोगों की कमी है, बस एग्जीक्यूशन देखना है वो कैसे होता है। इसके अलावा हम लोग ने एक इससे पहले भी एक थ्रेड लिखा था, वो बेसिकली हमारा न्यू एनर्जी पे था कि जो रिलायंस के न्यू एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के प्लान्स हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। तो वो अपन आप देख सकते हैं आई बटन दबा के। और बाकी एक सीएलएसए का रिपोर्ट था जिसमें क्या बताया गया है मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा जो उसका कैलकुलेशन और थोड़ा मेथड है वो थोड़ा यहाँ पे टिपिकल है, बट काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो क्या बोला गया है, सीएलएसए ने कुछ वैल्यू असाइन करी है मार्च 2023 के, ठीक है। मार्च 2023 में सीएलएसए की कैलकुलेशंस के हिसाब से कुछ जो वैल्यू बनती है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, अगर अपन समझे तो 250 यूएस बिलियन डॉलर्स बनती है। अगर जो रिलायंस की बीच में डील्स हुई थी, डील्स कौन सी? बेसिकली जो जियो प्लेटफॉर्म्स की हुई थी, रिलायंस रिटेल की हुई थी और अरमाको वाली डील हो रही थी, उसके हिसाब से रिलायंस की क्या वैल्यू बन रही है? 170 बिलियन डॉलर्स। इन दोनों में जो गैप आ रहा है 79 बिलियन डॉलर्स का, प्लस यहाँ पे जो 129 जो लगभग 10 बिलियन डॉलर की अभी जो एंटिटी खरीदी कर दी है इनने न्यू एनर्जी की, वो एक हो गया। तो इससे क्या पता पड़ रहा है कि जो मार्च 2023 में सीएलएसई कैलकुलेशन के हिसाब से वैल्यू होनी चाहिए, उससे 46% प्रीमियम पे, मतलब बेसिकली 46% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है इस पूरे एनालिसिस से, ठीक है। अब अगर आप समझोगे 46% प्रीमियम पे ट्रेड, जो बेसिकली वैल्यूएशन गैप है वो 46% का है। और हाल में अगर अपन देखें कि आज की मार्केट कैप और उस टाइम जो डील्स हुई थी उसके मार्केट कैप में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो अभी केवल 27% का है। होना कितना चाहिए? मार्च 2023 में कितना हो जाएगा वैल्यूएशन गैप? 46%। तो इससे अपने को पता पड़ता है कि यहाँ पे 20% फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के चार्ट्स वगैरह आप हमेशा ना, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ब्रोकरेज टारगेट से बढ़िया आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़िए। हर ब्रोकरेज रिपोर्ट जो भी आती है ना, मतलब जो मिनिमम 10 पेज की होती है, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग की जो क्वार्टरली रिजल्ट वाली, जो 10-10 पेज की फॉरेन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होती है या फिर कुछ इंडिया के अच्छे ब्रोकर्स की होती है, एम्बिट हो गया या फिर अपना मोतीलाल ओसवाल वगैरह हो गया, इनकी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़िया कीजिए और इनमें समझिए कि वो उनका क्या इन्वेस्टमेंट थेसिस है, वो क्यों बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या बड़ा फैक्टर है जो मतलब उस कंपनी में आने वाले समय में पॉजिटिव या नेगेटिव फैक्टर क्रिएट कर सकता है। उन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको भी समझने लग जाएगा क्या क्या चीज़ है। फिर कल को वो इवेंट होगा ना, तो आपको भी पता पड़ने लग जाएगा ये मोतीलाल ओसवाल ने बोला था कि यार ऐसे यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव इवेंट होगा, तो अब अपने को यहाँ पे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, नेगेटिव होगा तो बेचना चाहिए। उस तरीके से आपकी खुद की है ना नॉलेज बढ़ेगी, रैदर देन जस्ट अपन ब्रोकरेज टारगेट दे दिए, भैया एक कंपनी आई सीएलएसए ने टारगेट दे दिया, अपन ने खरीद लिया, 10 दिन बाद वापस शेयर टूट गया, क्या मतलब है? इससे ज्ञान नहीं बढ़ रहा है ना, केवल आप फालतू में वो ब्रोकरेज टारगेट्स के चक्कर में बस ट्रैप्ड हो जाते। तो ये सारी चीज़ें थी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपने को देखनी चाहिए। एंड नीडलेस टू से कि इट इज़ अ गुड टाइम टू बेट ऑन द रिलायंस इंडस्ट्रीज एज वेल एज लार्ज कैप्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग ट्राई करेंगे थोड़े दिन में, जो हम लोग बनाएंगे वो बेसिकली लार्ज कैप्स और मॉडर्न मोनोपोलीज पे बनाएंगे कि कैसे मोनोपोलिस्टिक बिजनेस बड़े होते जाएंगे इन करंट सिनेरियो ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट एंड राइजिंग इन्फ्लेशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, टेलीग्राम और ट्विटर पे हमें यहाँ पे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।